सबको नमस्कार। हम लोग आज लॉकडाउन का दूसरा दिन का प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस विकट परिस्थिति जो कोरोना का है इसमें आप और आपके परिवार सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहने का प्रयास करेंगे। जितना अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ पैर साफ सुथरा रखें। मतलब कोरोना से बचना है, सर्दी खांसी बुखार से बचना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत घातक होते जा रहा है। लक्षण भी अलग अलग टाइप का आ रहा है, तो ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कब किसकी नौबत आ जाएगी, किसका टिकट कट जाएगा। क्योंकि अभी का जो स्थिति दिखाई पड़ रहा है, हर जगह भयावह दिखाई पड़ रहा है। कल के डेट में जिसको हम लोग गप कर रहे हैं, आज के डेट में पता चलता है वो बीमार है, अब परसों फिर पता चलता है कि वो यहाँ से चले गए। तो वैसे कंडीशन में उससे बचने के लिए एक रिक्वेस्ट है, हम लोग की तरफ से अपील है कि घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, थोड़ा बाहर ना घूमें इधर उधर। कुछ दिन के लिए की बात है, उसके बाद फिर सब इधर उधर घूमना फिरना चालू करेंगे। बीमारी जब हम लोग से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, संपर्क खत्म हो जाएगा, चैन टूट जाएगा, श्रृंखला टूट जाएगा एक से दूसरे में फैलने का, तो फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर पिछले साल की तरह तो फिर हम लोग मिले जुलेंगे। तत्कालिक अभी हम लोग पिछले दिन तक, कल तक जो हम लोग देखे थे, टॉपिक पर लौट रहे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सॉल्यूशन चैप्टर को लास्ट किए थे और अपेक्षा किए थे कि और कुछ सवाल आएगा पूछने के लिए, लेकिन एक सवाल को छोड़ के बाकी कोई सवाल आया नहीं है। जिनका भी एक सवाल आया है मैसेज में, वो उसको वहीं पर व्हाट्सएप पर ही डाल देंगे। अब उसको फिर अलग से यहाँ बोर्ड पर नहीं बताएंगे। अब हम लोग मान लें कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगले चैप्टर की ओर, अगले अध्याय की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक और महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो जाकर के जो है कि हम लोग के लिए एग्जाम के लिए भी व्यू से, जानकारी के व्यू से, दोनों व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक करके एकदम छोटे छोटे पॉइंट को जब गौर कीजिएगा, स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे पॉइंट से, तो उसके बाद वहां पर जाकर के जो है कि फिर आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा अपना ख्याल है। बाकी जो परेशानी हो तो उसको फिर परेशानी को भी डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर कह सकते हैं, फोन पर कह सकते हैं, तो उसके बाद उसका समस्या दूर होगी। तत्कालिक हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये तो चैप्टर का हेडिंग हुआ। अब टॉपिक का है परिभाषा जाने तो कहता है रसायन शास्त्र या भौतिक रसायन, स्पेशली कहें तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सेलों की संरचना, कार्य पद्धति, अनुप्रयोग इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। That branch of chemistry और फिजिकल केमिस्ट्री, चूंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही मुख्य रूप से भाग है, which gives detailed knowledge about changing of chemical energy into electrical energy and its vice versa as well as origin या कहिए हम लोग कंस्ट्रक्शन, फंक्शन, application etc. of different types of cells is called electrochemistry. ठीक है, कहता है कि रसायन शास्त्र या भौतिक रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें रासायनिक ऊर्जा को बदलना है वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को बदलना है रासायनिक ऊर्जा में, दोनों एक दूसरे का उल्टा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सेलों के संरचना, कैसा सेल कैसे तैयार होता है, क्या उसका कार्यविधि है, फंक्शन कैसे 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 काम करता है। जैसे आप मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते होंगे कि जैसे टॉर्च का ड्राई सेल है तो ड्राई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद जाके वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, इसके अलावा उसका कहाँ यूज हो रहा है कर रहे हैं हम लोग।
हर सेल का यूज हर जगह नहीं किया जाता है, तो अपना अपना सुटेबल जगह जहां जहां है यूज करने का, तो वहां पर जाकर के यूज करने के बारे में जानेंगे। इन सारे बातों की जानकारी, विस्तृत रूप से जानकारी जहां भी मिलता है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जाकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों टॉपिक जो पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होने के बारे में जानकारी नहीं है, वहां पर सिर्फ उसका एप्लीकेशन है। यहां पर दोनों चीज है, एप्लीकेशन भी है, क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल, क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का जाके कंडक्टिविटी, क्या होगा रेसिस्टिविटी सब्सटेंस का, कंडक्टर क्या है, नॉन कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का क्या उपयोग, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या उपयोग है, ये बहुत सारी घटनाएं यहां पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जितना भी टाइप का सेल है, तो सेल तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पन्न करने का एक तरीका ही है, जो हम लोग वहां पर एनटीपीसी वगैरह सब में करते हैं काम, तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। वहां भी जो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न किया जाता है, भले उसका यूज जो कर रहे हैं घर में, तो घर में जो यूज कर रहे हैं तो वो जाकर हमको फिजिक्स है, लेकिन उत्पन्न जो कर रहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कि कोयला जलाते हैं, कोयला से फिर जलाने के बाद उसको हमको जो हीट निकलता है, उस हीट एनर्जी को कई चक्र में चेंज करते करते लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी बातों की जानकारी हमको कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा दायरा बड़ा है। अब इसी दायरा को हम लोग समेटते हुए प्रयास करेंगे अधिक से अधिक टॉपिक को यहां पर देख पाएं। तो वैसे हालत में यहां पर हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बांट रहे हैं हम लोग 3 पार्ट में। एक पार्ट जो बांटेंगे उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कंडक्टर क्या है, नॉन कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। उसके अलावा दो तीन प्रिंसिपल भी होगा, जैसे आर्हेनियस काइनेटिक थ्योरी होगा, उसके बाद जाके फैराडेज लॉ होगा। तो ये सब चीज की जानकारी हमको यहां पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद एक पार्ट होगा जब बांटेंगे इसको, तो उसमें सिर्फ कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, उससे रिलेटेड कोलरास लॉ और उसका एप्लीकेशन वगैरह सब होगा। और तीसरा पार्ट जब हम बांटेंगे तो वो जाकर के जो होगा उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शन है, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है उसका, कहां कहां क्या एक टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अलावा हम लोग वहां पर देखेंगे नर्स्ट का इक्वेशन, जिससे कि कुछ सेल का स्ट्रेंथ वगैरह सब ज्ञात करने के लिए, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कुछ इक्वेशन वगैरह सब देखेंगे। उन सब की जानकारी हमको उस पार्ट में मिलेगा। तो हम लोग एक पार्ट को लेके पहले चलते हैं, उस पूरा पार्ट को खत्म करेंगे, उससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह वो होगा उसको पहले डील करेंगे, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, जैसे सॉल्यूशन में किए थे उसी प्रकार से 3 पार्ट में बांट के सहूलियत के हिसाब से, एक बार में पूरा खिचड़ी ना हो इसलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी में, कुछ टर्म्स के बारे में। कंडक्टर और गुड कंडक्टर
हिंदी में बोलते हैं इसको सुचालक। तो सुचालक किसको कहेंगे? एकदम सिंपल ही समझिए। ये कलम है, एक पदार्थ है। अब इसको जानना है कि सुचालक है कि नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने का प्रयास करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक करंट को इस स्थान से ला करके यहां तक हमको छोड़ दे तो सुचालक है। यदि नहीं छोड़ रहा है तो इसका मतलब सुचालक नहीं है। अर्थात वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से ले आके दूसरे स्थान तक छोड़ता है, पहुंचाता है, या जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट इजीली और लगातार, माने आसानी पूर्वक एवं लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते रहे, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होते रहे, उसको हम लोग कहेंगे सुचालक। तो हम लोग यहां देखते हैं तो कहता है वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, या जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक एवं लगातार होता हो, उसे सुचालक पदार्थ कहा जाता है। समझ गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, या जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक हो और लगातार होता रहे, रुक रुक के नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुचालक पदार्थ। एग्जाम्पल में सभी धातु, ग्रेफाइट, काला फास्फोरस, आयनिक या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का द्रवित अवस्था या जलीय घोल इत्यादि। ये सब ढंग का जितना भी पदार्थ होगा वो सब का सब विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो कौन कौन है यहाँ पर? तो सभी धातु, जितना भी धातु है वो टोटल रहेगा। ग्रेफाइट अधातु है, काला फास्फोरस भी अधातु है, ये दोनों अपवाद है। धातु और धातु के बीच में अंतर में से ये दोनों अपवाद में आता है कि ये वो जितना भी अधातु है विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये दो मात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। उसके अलावा जितने भी आयनिक यौगिक है या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है उसका द्रवित अवस्था, ठोस अवस्था नहीं। जैसे नमक के ढेर में नमक का बड़ा सा ढेर लगा दिए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराना चाहेंगे तो पॉसिबल
नहीं है। लेकिन उसी नमक को पिघला दें या उसी नमक का जलीय घोल ले लें, अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो आसानी पूर्वक इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो इस कारण वैसे पदार्थ क्या होंगे? सुचालक होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सुचालक होता है, उसको हम लोग देख लिए। अब अगला नॉन कंडक्टर। कुचालक। उसी स्टाइल में वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद नहीं करता है, या जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह असंभव है, उसे कुचालक कहा जाता है। मतलब उसका जस्ट अपोजिट है। जो पहुंचाने में मदद करेगा सुचालक, या पहुंचाने में मदद नहीं करेगा तो कुचालक है, या जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह असंभव है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सभी अधातु, उपधातु, आयनिक या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का ठोस अवस्था इसके अलावा सभी अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक इत्यादि, तो ये सब का सब पदार्थ विद्युत का कुचालक, जितना भी अधातु है, ग्रेफाइट और काला फास्फोरस को छोड़ करके, और इसके साथ साथ आयनिक यौगिक और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का जो ठोस अवस्था होगा, जो जस्ट अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि सूखा नमक से हो गया इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना संभव नहीं है। इसके अलावा जितना भी अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होगा वो सब का सब क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा, उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करना संभव नहीं है।
हम लोग यहां पर देखते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। वैसे पदार्थ जो मूलतः विद्युत का कुचालक है, परंतु किसी संरचनात्मक समस्या के कारण यदि वह पदार्थ विद्युत का अंशतः सुचालक के तरह कार्य करता हो तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। एग्जाम्पल, इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर तथा पी टाइप के रूप में बांटा गया है। मतलब यहां पर ज्यादा डिटेल हम नहीं कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को, इसलिए कि सेमीकंडक्टर पढ़ना है, फिर सॉलिड स्टेट में वहां पर डिटेल से उसकी उत्पत्ति के आधार पर वहां पर देखेंगे कैसे उत्पन्न हुआ। जो यहां पर लिखे संरचनात्मक समस्या के कारण, तो संरचनात्मक समस्या क्या होगा वो वहां पर दिखलाई पड़ेगा जब सॉलिड स्टेट में देखेंगे हम लोग कि कुछ गड़बड़ी होता है, उसका स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी होता है, तभी वो इलेक्ट्रिक करंट का अंशतः सुचालक के रूप में, मूल रूप से वो कुचालक है। उससे मूलतः यदि देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, तो वो जाकर के जो है कि उतना करंट को ढोने के लिए सक्षम नहीं है, करंट ढोता ही नहीं है मूल रूप से। लेकिन जब उसमें कुछ गड़बड़ी वहां उत्पन्न होती है, कुछ जाकर के जो है कि उसमें उसका जो है कि स्ट्रक्चर में कुछ भिन्नता उत्पन्न कर दें, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिक करंट को ढोना चालू करेगा, लेकिन आंशिक रूप से ढोएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अर्धचालक। तो ये दो भाग वहां पर बांटा गया है, एन टाइप और पी टाइप। ये फिर जाके आप लोग फिजिक्स में देखेंगे, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, तो वहां पर जाके देखेंगे। तत्कालिक एक मैंने छोटा मोटा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मूल रूप से क्या है, कुचालक, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में यदि गड़बड़ी उत्पन्न होता है तो कुछ हल्का फुल्का चालक के रूप में कार्य करता है। इसलिए जब देखिएगा रेडियो, टीवी वगैरह सब का जो कीट खोलिएगा अंदर का, तो छोटा सा डायोड वगैरह सब नजर आएगा, डायोड, ट्रायोड जो भी नजर आता है, वो सब किसका बना होता है, किसी सेमीकंडक्टर का। या कहीं लिखा रहता है पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन,
तो वो जाकर के जो है कि जो भी डायट्राइड, जेनर डायोड, जो भी चीज हमको पढ़ना है फिजिक्स में, तो वो सब जाकर के जो है कि हमको इसका एग्जाम्पल होगा। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग वैसा कुछ लिख नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सभी पदार्थों को 3 भाग में बांटे, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम लोग फिर सुचालक पर लौटते हैं, उसका टाइप देखते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं सुचालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंडक्टर। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में या धात्विक सुचालक। वैसे सुचालक जो बिना विघटित हुए विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल, सभी धातु, ग्रेफाइट, काला फास्फोरस, इत्यादि। तो मतलब बिना विघटित हुए, स्वयं विघटित नहीं हो रहा है, स्वयं टूट नहीं रहा है, अपने टूटने की जरूरत उसको नहीं है, बिना टूटे यदि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में मदद कर रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। इस प्रकार के सुचालक में विद्युत का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होते रहेगा। जो आप देखते हैं कि एनटीपीसी से आपके घर तक जो बिजली पहुंच रही है, तो एनटीपीसी वहां पर बिजली को चेंजिंग किया गया, हीट एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित तो कर दिया। अब परिवर्तित करने के बाद ये आपके घर तक पहुंचाया कैसे जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो देख रहे हैं, टावर वगैरह सब जो भी बड़ा बड़ा खंभा सब लगाया हुआ है,
अब वहां से फिर हाई वोल्टेज को फिर लो वोल्टेज से और लो वोल्टेज, मतलब आपके घर तक 440 वोल्ट तक ट्रांसफार्मर सब होते हुए गुजरते हुए आपके घर तक जो पहुंच रहा है, तो जो भी वहां तार का सदुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो तांबा का तार हो, एल्यूमिनियम का तार हो, या जाके पीतल का तार हो, या जाकर आपका लोहा का तार हो, कोई भी तरह का तार हो, कोई भी धातु का तार बना हुआ है, तो उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट यदि पास हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के आपके घरों तक पहुंच रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक करंट आपके घर तक आराम से पहुंचती है। तो ये जाकर के जो है कि हमको कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक सुचालक। दूसरा नंबर, बी नंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वैद्युत अपघटनी सुचालक। कहता वैसे सुचालक जो स्वयं विघटित होकर विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा जाता है। पीछे वाला वहां पर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर लिखा गया था, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कर देंगे। यहां पर लिखाया था परिभाषा में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, उसको IC जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। पिछले वाला में, जस्ट A नंबर वाला में मिसिंग हो गया था थोड़ा सा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में सभी आयनिक, यौगिक एवं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का द्रवित अवस्था या जलीय घोल हो गया। इसे आयनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। इस प्रकार के सुचालक फ्री आयंस के प्रवाह के कारण विद्युत धारा को स्थानांतरित करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाएगा, तो फ्री आयन के कारण, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या है? फ्री आयंस। जैसे हमको दैट इज NaCl है, मोल्टेन फॉर्म है। अब ये टूटता है Na+Cl-। ठीक, तो ये जो देख रहे हैं यही है क्या? फ्री आयंस। तो ये फ्री आयंस के कारण यदि इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में, मतलब स्वयं टूट गया, विघटित हो गया,
और विघटित होकर के यदि इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग वैद्युत अपघटनी सुचालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से जाकर जो है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो हमको यहाँ पर देखे, सुचालक जो कंडक्टर है उसका दो टाइप, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसमें प्लस अपने खुद टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता है, इसमें ये स्वयं क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, उसमें वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसमें जाकर के हमको ये क्या है, हमेशा यहाँ पर क्या है, द्रवित अवस्था या जलीय घोल के रूप में, वहां पर विद्युत जो धारा का जो प्रवाहित हो रहा है तो वो किसी तार के थ्रू हो रहा है। इसमें सॉल्यूशन टाइप का रहता है, सॉल्यूशन से हो रहा है। जो सेल वगैरह सब में जो देख रहे हैं, जितना भी बैटरी देख रहे हैं, उसमें जो लिक्विड हमको ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, और ऐसे तार के थ्रू जो हम करंट को फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग इतना टॉपिक को अभी टर्मिनोलॉजी में देखे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। तो इन सारे बातों की जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।